सो नाउ अब देखो हमारा जो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है इंक्रीज इन फार्मर सुसाइड इन इंडिया। अब इसको देख लेते हैं बेसिकली कि हमारे देश के अंदर जो फार्मर का जो सुसाइड है वो किस प्रकार से टाइम के टाइम देखोगे तो हमेशा बढ़ते आया है और क्यों बढ़ते आया है और कौन से रीज़न से, वो सारी चीज़ें अब समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले स्टेटिस्टिक्स इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि फार्मर की किस प्रकार से सुसाइड होते आए हैं। तो देखो हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है उन्होंने बेसिकली 2001 में एक रिपोर्ट जारी की थी। ठीक है, 2001 से बेसिकली उन्होंने रिपोर्ट देना शुरू किया था। एनसीआरबी जो है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो इन्होंने 2001 में एक रिपोर्ट दी। ठीक है, जिसमें पता चला कि हमारे देश के अंदर जो टोटल फार्मर सुसाइड होते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं जो सुसाइड करते हैं, मतलब बेसिकली 2001 में पता, मतलब एक साल में टोटल तो वो थे 16,415। ठीक है, मतलब टोटल इतने लोग थे जो उस एक साल में मर गए थे, सुसाइड कर लिए थे, फार्मर्स वो भी। ठीक है, तो ये पता चला 2001 में जब रिकॉर्ड देखा। फिर अगले साल देखा गया तो ये और बढ़ गया 17,971। 2002 में देखा गया कि अब इतने फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगले साल देखा गया तो देखोगे लगभग सेम ही था कि 17,164 फार्मर्स की सुसाइड हुई थी। 2004 में देखा गया और बढ़ गया 18,241। मतलब देखो साल प्रति साल जो था ये सुसाइड का जो रेशो था मतलब फार्मर्स का, ये बढ़ते जा रहा था धीरे धीरे करते करते। ठीक है, बट जैसे ही 2005 आया दिखा अब 17,131 हो गया, थोड़ा सा कम हुआ पिछले साल से। ठीक है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा ही अभी भी था कि भैया बहुत ज़्यादा अभी भी लोग मर रहे थे। तो ये साल साल बढ़ते जा रहा था, कम होते जा रहा था, ऊपर नीचे होते जा रहा था। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं था। लेकिन जब 2011 आया, ठीक है, अगर आप 2011 या फिर 2010 से देखोगे तो उस टाइम से अगर देखते हो तो हर साल जो है ये फार्मर का जो सुसाइड है वो धीरे धीरे अब कम होने लगा। ठीक है, 2010 में अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे हमारे देश के अंदर जो टोटल फार्मर्स मरे थे वो थे 15,964। ठीक है, उसके बाद 2011 में 14,000 मरे थे, फिर 2012 में 13,754 लोग मरे थे, फिर 2012 में 13,754 लोग मरे थे, 2013 में 11,100 लोग मरे थे, और 2014 देखोगे तो उस टाइम पर 5,650 लोग मरे थे। ठीक है, अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। ठीक है, क्यों कम हुए थे उसका भी रीज़न बताता हूँ कि बेसिकली इतना कम क्यों दिख रहा है हमको कि अचानक से 10,000 से सीधा 11,000 से सीधा 5,000 कैसे हो गया, तो अभी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, वैसे ही 2015 में देखा गया तो उस टाइम पर देखा गया कि हमारे देश के अंदर टोटल जो फार्मर्स मरे हैं वो है 8,007। थोड़ा बहुत बड़ा था बट ठीक ही ठाक था। ठीक है, तो देखोगे तो ये धीरे धीरे देखोगे टाइम के साथ बढ़ता है बट अब थोड़ा बहुत कम होते हैं। तो क्या क्या रीजन है अभी आपको आगे बताऊंगा, बट अभी ये रिपोर्ट को थोड़ा बहुत एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एनसीआरबी जो है हमारा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो हमें बताता है देखो कि अगर आप 2009 से अगर 2014 तक देखोगे तो हमारा ये जो बेसिकली रेशो है टोटल मतलब जो मतलब सुसाइड रेशो जो था हमारा फार्मर्स का वो 67% जो है वो कम हुआ है। ठीक है, मतलब थोड़ा कम लोग मर रहे हैं। ठीक है, और 2014 में तो बहुत ही कम लोग मरे थे फार्मर्स, 5,685 लोग मरे थे। ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया था उस साल के अंदर जिसकी वजह से फार्मर्स इतने कम मरे थे। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो हमारा जो एनसीआरबी जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, उन्होंने बेसिकली ये जो है इन्होंने रिकॉर्ड जो है वो किस हिसाब से बनाया था। ठीक है, रिपोर्ट किस हिसाब से दी थी आपको ये बताता हूँ। देखो 2001 से लेकर 2013 तक इन्होंने जो रिपोर्ट अपनी है वो इस हिसाब से दी थी कि देखो जितने भी फार्मर्स जो रहते या फिर फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी लेबर्स होते हैं वो जितने मरे हैं उनका उन्होंने रिपोर्ट दिया था। मतलब क्या, ये काफ़ी सारे फार्मर्स होते हैं जो खेती बाड़ी करते, उसी में काफ़ी सारे लेबर्स होते हैं जो उसी फार्मिंग से ही रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, मतलब दूसरे खेत में काम करना, ऐसी सारी चीज़ें। तो जो भी मतलब फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब उसी से रिलेटेड, मान लो आपका खेत है 100 बीघा तो आपने एक आदमी को उधर लेबर बना के रख दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो मरे थे फार्मिंग में, जो लेबर्स थे और जो फार्मर्स खुद थे, तो बेसिकली इन सबको मिलाकर ये रिपोर्ट देता था हमारा एनसीआर में। ठीक है, फिर इनको 2014 में याद आया कि देखो हम तो फार्मर का सुसाइड का रिपोर्ट दे रहे, तो हम लेबर्स को क्यों मिला रहे, फार्म में जो लेबर्स होते उनको क्यों मिला रहे रिपोर्ट के अंदर। तो इसलिए 2014 में इन्होंने क्या किया कि देखो जो लेबर जो थे जो मतलब उस साल में जितने भी लेबर्स मरे थे जो फार्म से रिलेटेड काम करते थे, तो उनका जो बेसिकली गिनती थी सुसाइड की उसको उन्होंने हटा दिया और सिर्फ फार्मर की गिनती को ही रख दिया। ठीक है, अगर आप
टोटल देखोगे भैया 2014 में टोटल कितने मतलब मरे थे, जिस तरह से नॉर्मल हमारा रिपोर्ट आ रहा था उस हिसाब से 2014 में कितना रिपोर्ट आया था, तो उस साल में देखा गया 12,360 लोग मरे थे बेसिकली। उसके अंदर फार्मर्स में मिलाकर और जो लेबर्स मरे थे मतलब फार्म में जो काम करते थे उन दोनों को मिलाकर 12,360 लोग मरे थे। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगर मैं इसमें से लेबर्स को निकाल दूं, ठीक है, लेबर्स कितने थे, तो लेबर्स थे करीब 6,710, ठीक है, इतने लेबर्स उस टाइम पे थे 2014 में, ठीक है, और 5,650 जो थे वो थे हमारे फार्मर्स। तो इस टाइम पर 2014 में हमारा जो एनसीआरबी है इन्होंने सिर्फ फार्मर के सुसाइड का रिपोर्ट दिया था, इसकी वजह से ये 2014 में कम दिख रहा है। और ऐसे ही 2015 में भी इन्होंने इसी प्रकार से रिपोर्ट दिया कि सिर्फ फार्मर्स को ही दिखाया कि फार्मर्स 8,007 लोग जो है वो फार्मर्स मरे, ठीक है, और जो लेबर्स की जो गिनती है वो नहीं बताई थी इन्होंने, ठीक है। अब बेसिकली ये जो एनसीआरबी है इन्होंने सिर्फ 2015 तक ही अपना रिपोर्ट दिया था। उसके बाद 2016 जो है उसके बाद से अगर आप देखोगे तो इन्होंने कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है, ठीक है। तो मतलब बस 2015 तक ही इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, क्योंकि उसके बाद से लोग समझ ही नहीं पाए थे भैया एनसीआरबी कहना क्या चाहता है। इनके रिपोर्ट ही के ऊपर सब लोग कन्फ्यूजन में थे कि ये सही रिपोर्ट भी दे रहा है कि गलत रिपोर्ट दे रहा है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे, देखो एनसीआरबी जो है इनकी रिपोर्ट के हिसाब से 2014 में जो सबसे 2015 में जो सबसे 4 स्टेट्स थे ज़्यादा मतलब सुसाइड हो रहे थे फार्मर्स के, तो उसमें नंबर 1 पे जो है वह है बेसिकली हमारा महाराष्ट्र, जहाँ पर 3,030 फार्मर्स मरे थे। 2015 की बात हो रही है, ठीक है, जो लास्ट साल था एनसीआरबी का रिपोर्ट का। तो उस साल पता चला नंबर 1 पे मतलब महाराष्ट्र आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मर्स मरे थे सुसाइड करके। उसके बाद आता है तेलंगाना, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब बेसिकली ये 4 मतलब स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मर्स मरे थे 2015 में, ठीक है। और 2014 के हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र तो अपने नंबर 1 ही पे था, उसके बाद तेलंगाना भी नंबर 2 पे ही था, लेकिन मध्य प्रदेश उस टाइम पे 3rd नंबर पे था और 4थे नंबर पे छत्तीसगढ़ था, ठीक है। तो बस यहाँ पर कर्नाटका 2015 में यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ गया और मध्य प्रदेश में थोड़ा कम हो गया डेथ रेट, ठीक है, मतलब फार्मर्स का सुसाइड का, ओके। तो यहाँ पर आपको ये सारी रिपोर्ट समझ आ गई। अब देखो बेसिकली यहाँ पर अब ये समझो कि आखिर फार्मर सुसाइड करते क्यों, इतने सारे फार्मर्स क्यों मर जाते, 16,000, 15,000, 8,000, 10,000 इतने फार्मर्स कैसे मर जा रहे हैं, और आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से मर जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ रीजंस बताए गए हैं जिसकी वजह से मोस्टली ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो सुसाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है फार्मर का सुसाइड का वो है इनडेप्टनेस, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब होता है कि जब कोई आदमी किसी से कर्जा ले लेता है, ठीक है, उधारी ले लेता है, पैसा ले लेता है और उसे ना भर पाता है, ठीक है, तो उसी को इनडेप्टनेस बोला जाता है। और ज़्यादातर जो फार्मर्स है वो इसीलिए सुसाइड करते हैं कि वो पैसा ले लेते हैं, लोगों से कर्जा ले लेते हैं और फिर उसे खेती में लगा देते हैं और कई बार होता है इनका लॉस हो जाता है या फिर उनके पास उतना पैसा आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैसे को भर नहीं पाते अपने कर्ज को, और वो पैसे ना भरने की वजह से शर्म के मारे अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं या फिर स्ट्रेस के मारे, टेंशन के मारे वो सुसाइड कर लेते हैं, जहर पी लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला रीज़न रहता है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है, देखो जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं, देखो क्योंकि देखो नॉर्मली ज़्यादातर जो फार्मर्स होते हैं उनके पास उतना पैसा तो रहता नहीं है, गरीब रहते हैं ज़्यादातर फार्मर्स, तो उन्हें पैसे उधार लेने होते हैं, लोन लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब हर एक जो गाँव रहता है, ज़्यादातर जो गाँव है इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो ज़्यादातर गाँव के अंदर देखोगे तो बैंक के ब्रांचेस नहीं होते, ठीक है। जैसे कि देखा गया है, देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ही बताया गया है, देखो कि देखा गया है, देखो नोट किया गया है कि देखो हमारे देश में टोटल जो गाँव है, टोटल अगर विलेज देखोगे तो 6,38,000 विलेजेस है, इतने गाँव है, जिसमें से सिर्फ 6% गाँव के अंदर ही बैंक की ब्रांच होती है, ठीक है। 2013 में देखा गया था और 2015 में देखा गया कि अब 13% है, ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ गया है, ठीक है। पहले 2013 में देखा गया था कि सिर्फ 6% गांव में विलेजेस है, लेकिन जब 2016 में देखा गया तो अब जो है मतलब 13% गांव के अंदर जो है बैंक की ब्रांचेस है, लेकिन अभी भी सिर्फ 13% ही गांव में है ब्रांच। बाकी के जो गांव है वहाँ पर बैंक की ब्रांचेस नहीं होती, छोटे मोटे जो रहते हैं ना ऐसे छपरी, मतलब ऐसे कोई भी मतलब छोटे मोटे मतलब बैंक रहते हैं जो लोकल बैंक्स रहते हैं, ठीक है। वो कोई गवर्नमेंट की बैंक नहीं रहती, कि कोई ऑफिशियल बैंक्स नहीं रहती, छोटे मोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक रहते हैं। अब होता है क्या, ये जो बैंक रहते हैं ये मतलब थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज लेते, 24 से लेकर 36% तक का इंटरेस्ट चार्ज लेते। लेकिन ये भी जो बैंक्स है ये भी हर एक गाँव के अंदर नहीं रहते, ये भी देखोगे तो कुछ मतलब कुछ ही गाँव के अंदर रहते, ये हर एक गाँव के अंदर नहीं रहते। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि देखो हमारे इंडिया के अंदर अगर देखोगे तो ये जो MFIs जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ऐसे जो बैंक्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मतलब देखोगे तो मतलब बेसिकली ये जो है वो 77
77,000 जो विलेजेस है उनके अंदर ही ये मतलब बैंक्स है, ठीक है। मतलब 77,000 जो विलेजेस है उनके अंदर ही ये बैंक्स है। और बचे हुए जो 5,37,000 जो विलेजेस है, ठीक है, मतलब 23,000 जो विलेजेस है, वहाँ पर अगर आप देखते हो तो वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का बैंक नहीं है, तो लोग लोन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर होता क्या है कि आदमी को अगर लोन चाहिए रहता है तो उन्हें मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है, जो नहीं रहता गिरवी रखो फिर आपको लोन देगा, या फिर कई बार होता है कि ऐसे ही लोन दे देते हैं, लेकिन उन लोग इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं तो देखो उनका कम से कम ही इंटरेस्ट रहता है 36% पर एनम, मतलब साल का 36% देते हैं। यानी अगर आप 1,000 का लोन लेते हो, मान लो 1,000 का लोन लिए, तो आपको उसमें 360 रुपये उसे लोन के बदले में देना होगा, यानी 1,360 रुपये आप लोन उसे पूरा पैसा दोगे अगर 1,000 रुपये लोन लेते हो। अगर मान लो आपने 100 रुपये लोन लिया तो 36 रुपये एक्स्ट्रा दोगे आप, ओके। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उन लोग। और कई कई जगह पे तो उन लोग 50%, 70%, कई जगह पे तो ऐसा भी होता है कि महीने का 20 से 25% इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब साल का हो जाएगा कम से कम मतलब 100-200% तक इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब इतना इंटरेस्ट की वजह से होता क्या है कि फार्मर उस पैसे को भर नहीं पाता है। अब ये जो मनी लेंडर होते हैं, कई बार होता है कि मनी लेंडर जो है, क्योंकि देखो ये जो मनी लेंडर होते हैं उनके पास पैसा रहता है, पैसा होने की वजह से ये पॉलिटिशियंस के साथ थोड़े बहुत कनेक्ट, मतलब इनका थोड़ा बहुत कनेक्शन रहता है, जिसकी वजह से ये फार्मर के ऊपर प्रेशर डालते हैं, भैया अगर पैसा नहीं दिया ना तो तेरे बेटे को उठवा लूंगा, ठीक है। मतलब डराने लगते, धमकाने लगते, पैसा दे देना अगले महीने तक मेरे को, जिसकी वजह से जो फार्मर्स होते हैं बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में आने की वजह से ये मतलब सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जहर खा लेते हैं या फिर फांसी लगा लेते हैं उस लोन को ना भरने की वजह से। उनको मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्या होगा अब मेरा, मैं कैसे भरूंगा, जिसकी वजह से उन लोग फांसी लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला रीज़न होता है। दूसरा रीज़न रहता है हायर इनपुट कॉस्ट, मतलब क्या कि जो भी अब जैसे अगर अनाज उगाना है तो उसके लिए बीज चाहिए रहता है, तो जो इनपुट कॉस्ट रहता है यानी प्रोडक्शन करने के लिए, जो भी अनाज उगाने के लिए या फिर जो भी उगाने के लिए मतलब पौधे उगाने के लिए, तो उसके लिए जो इनपुट कॉस्ट लगता है यानी फर्टिलाइज़र का कॉस्ट, सीड जो रहते हैं बीज का कॉस्ट, पावर बिजली, जो भी पानी वानी, ये सारी चीज़ों का जो कॉस्ट रहता है, खर्चा है, ये काफ़ी ज़्यादा इनको पड़ता है, जिसकी वजह से इनको लॉस हो जाता है। और लॉस होने की वजह से, क्योंकि ये किसी से पैसे लिए रहते हैं तो उन्हें पैसे भर नहीं पाते और फिर ये सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब कितना कॉस्ट बढ़, जैसे कि देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं बेसिकली, जैसे कि देखो महाराष्ट्र और जो हमारा गुजरात है, यहाँ पर अगर आप देखते हो तो जो हमारे बीट कॉटन जो होते हैं, जो कॉटन नहीं होता हमारा, ठीक है, जो कॉटन होता है, जो कापूस होता है कॉटन, तो वो उसके जो बीज होते हैं हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में, इसके रेट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं, ठीक है। पहले जो चीज़ मान लो 750 रुपये में मिल रही थी, अब वो 930 रुपये में मिल रही है पर पैकेट, ठीक है। मतलब सीड्स जो होते हैं, बीट कॉटन जो होता है, मतलब बेसिकली जो कॉटन जो होता है ना, कॉटन का प्लांट होता है, तो उसका जो सीड होता है, बिया, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे दामों में मिल रहा है, पहले से ज़्यादा रेट में मिल रहा है। और फर्टिलाइज़र भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिल रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट तो बोलती है भैया हम बहुत सारा सब्सिडी देते हैं, तो देखो गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी देती है, लेकिन क्योंकि देखो अब क्या हुआ है कि देखो हमने जब एलपीजी रिफॉर्म लाया था तो हमने प्राइवेटाइजेशन भी किया था, तो काफ़ी सारी कंपनी सब आ चुकी है जो खुद फर्टिलाइज़र बनाकर बेचती है, जिसकी वजह से अब प्राइवेट कंपनीज तो हमको सब्सिडी देगी नहीं, जिसकी वजह से लोगों को कई बार होता है कि सब्सिडी वाला फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है, तो उन्हें फिर ये महंगे दामों वाला ही फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ता है। तो उनके इसके वजह से क्या होता है, उनका जो इनपुट कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हो सकता है कि अगर मान लो उनका कुछ लॉस हो गया या फिर सही अनाज नहीं उग पाया, कम अनाज होगा, तो जिसकी वजह से हो सकता है उनको लॉस भी हो जाए, और लॉस होने की वजह से वो पैसे भर नहीं पाएंगे, और जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न होता है कि मतलब ज़्यादा इनपुट कॉस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखो अब जो तीसरा जो बेसिकली रीज़न होता है फार्मर के सुसाइड का, वो होता है लोअर प्राइस फॉर आउटपुट। मतलब क्या कि देखो जो फार्मर्स होते हैं, जो भी वो चीज़ उगाते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो उन्होंने कॉटन उगा दिया, ठीक है, तो अब वो जो कॉटन उन्होंने उगाया है तो उसकी जो उनको कीमत मिलती है बहुत ज़्यादा कम मिलती है, जिसकी वजह से उनको लॉस हो जाता है। मान लो उन्होंने उतना खर्चा पानी करके उगाया है और उनको फिर कम दामों में बेचना पड़े तो उनको लॉस ही हो जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वो सुसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे 2019 का ही बताया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल रिपोर्ट बताया गया है कि देखो 2019 में जो कॉटन है, रॉ कॉटन, उसका रेट किस हिसाब से इंडिया में चल रहा था, ठीक है। अगर आप 2019 में देखोगे तो उस टाइम पर हमारे इंडिया में जो कॉटन है वो पर क्विंटल जो है वो 5,500 रुपये चल रहा था, कि मतलब 100 किलो कॉटन जो है रॉ कॉटन वो 5,500 रुपये चल रहा था। वहीं पे अगर आप अमेरिका चले जाते हो तो 10,000 क्विंटल, मतलब 10-12 हज़ार रुपया क्विंटल चल रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका में देखो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट है। अगर वही चीज़ मान लो अगर वही जो कॉटन है अगर अमेरिका में बेचता है तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो इंडिया में बेचता है तो उसको बहुत कम प्राइस, मतलब काफ़ी कम रेट में ही अपना सामान बेचना पड़ेगा,
जाएगा तो कम मतलब लो प्राइस उसका आउटपुट का मिलता है, तो इसकी वजह से भी उसको लॉस होता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मतलब उसकी मदद करने के लिए मतलब सपोर्ट देने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर की है, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे होता है ना, एमआरपी होता है हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। तो एमआरपी क्या होता है कि अगर मान लो कोई रिटेलर है तो अगर उस किसी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है तो जो रिटेलर होगा उस प्रोडक्ट की कीमत उससे ज़्यादा पे नहीं बेच सकता। मान लो 10 रुपये एमआरपी है तो जो रिटेलर रहेगा वो 10 रुपये से ज़्यादा पैसे आपसे नहीं मांग सकता, ठीक है। तो उसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जो बेसिकली अब मान लो आपने खेती में करके चावल उगाया, ठीक है। तो अगर मान लो गवर्नमेंट ने एमएसपी जो है मतलब बेसिकली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 10 रुपये कर दिया, तो अगर मान लो कोई मान लो सामने वाला इंपोर्टर या फिर कोई भी सामने वाला जो है पार्टी है जो आपसे वो चावल खरीदने वाला है, गेहूँ जो भी खरीदने वाला है, तो उसे वो मिनिमम उतना पैसा देना होगा, 10 रुपये देना होगा, ठीक है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब वही होता है, मतलब मिनिमम जो एमआरपी है उसका अपोजिट होता है ये, कि मतलब बेसिकली ये कम से कम आपको इतना पैसा देना ही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी ही होगी आपको, ठीक है। तो ये ज़्यादातर क्रॉस में दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैप होता है कि मतलब आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उससे कम ही मतलब आपको एमएसपी दिया जाता है, ठीक है। मान लो आपका खर्चा पानी मिलाकर सब 10 रुपया हुआ है और एमएसपी दिया हुआ है 9 रुपया 8 रुपया, तो इसमें एक तरह से देखोगे तो कोई अपना फ़ायदा नहीं होता और जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है, और लॉस होने की वजह से जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद देखो फोर्थ जो रीज़न होता है फार्मर के सुसाइड का वो होता है क्रॉप फेलियर। मतलब क्या, ये कई बार होता है, जैसे आपने मान लो कि आपने अपना अनाज उगा दिया, ठीक है, गेहूँ चावल उगा दिया, अब होता है क्या, मान लो अचानक से बाढ़ आ गई, ठीक है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो ऐसे टाइम पर या फिर सुनामी आ गई या फिर रहता है ना एक बवंडर आ गया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आपका हो सकता है पूरा अनाज बर्बाद हो जाए, या फिर हो सकता है मान लो कि बारिश आई नहीं, पूरा सूखा पड़ गया। तो ऐसे टाइम पर क्योंकि आपका मान लो बारिश आई नहीं, पूरा सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से आपका पूरा क्रॉप जो रहेगा, अनाज जो भी आपने उगाया था वो फेल हो सकता है, आपका बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकता है। मान लो उसने 10-20 हज़ार रुपया लोन लिया था, अब वो लोन कैसे भरेगा, जिसकी वजह से वो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है, सुसाइड ले लेगा कि भैया उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया और साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा परेशान है कि भैया पैसे मैं वापस कैसे करूँ, इतना मैंने लोन लिया था, मेरा जो भी अनाज उगाया था सब बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। तो आदमी जो रहता है वो सुसाइड कर लेता है, ठीक है। तो ये फोर्थ रीज़न भी होता है कि कई बार हमारे जो क्रॉप्स रहते हैं वो मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से। ज़्यादातर होता है नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से बाढ़ आ जाती है या फिर बारिश नहीं आती। नॉर्मल रीज़न रहता है कि बारिश ना आने की वजह से आदमी का जो मतलब जो भी अनाज रहता है वो उग नहीं पाता है, ओके। उसके बाद देखो एक लास्ट और आखिरी जो रीज़न होता है जिसके वजह से मतलब एक फार्मर सुसाइड करता है वो होता है लैक ऑफ रिलीफ पैकेज फॉर फार्मर्स, ठीक है। अब देखो ऐसे तो देखोगे गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे रिलीफ पैकेज देते रहते हैं कि भैया जो मतलब गरीब जो फार्मर्स है उनका अगर मान लो अचानक से उनका क्रॉप फेलियर हो जाता है, मतलब कि मान लो जैसे बारिश नहीं आई, सूखा पड़ने की वजह से जो गरीब फार्मर्स है उनका काफ़ी सारा अनाज बर्बाद हो गया, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट उनको मदद करने के लिए काफ़ी सारे रिलीफ्स देती है, अनाउंस करती है। जैसे कि 2016 में ही अनाउंस किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि बेसिकली हम 10,512 करोड़ का पैकेज जो है फार्मर्स को देंगे, जो भी बेसिकली मतलब भूखमरी है, जो सूखा पड़ने की वजह से मतलब उनको प्रॉब्लम आई है कि मतलब उनका अनाज बर्बाद हो गया है, तो उनको हम 10,512 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, ठीक है। कि मतलब इतना करोड़ रुपया जो रहेगा वो महाराष्ट्र के जितने भी फार्मर्स हैं उनको दिया जाएगा ताकि मतलब वो उनको रिलीफ मिल सके और वो सुसाइड ना करे बेसिकली। कि मतलब देखो अगर जैसे मान लो आपको लॉस हो गया तो एक तरह से कह सकते हो आपको गवर्नमेंट जो है आपका उस लॉस का एक तरह से देखोगे तो भरपाई करके दे रही है कि कोई बात नहीं, आपका लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम आपकी भरपाई करके दे रहे, आप अगली बार उगा दीजिएगा, ठीक है। बट होता क्या देखो, अब ये सारे पैकेज तो गवर्नमेंट दे देती है, ठीक है भैया कि 10,512 करोड़ का हमने पैकेज दे दिया, लेकिन बीच में जो बेसिकली जो लोग होते हैं, जो बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, लोकल लोग जो होते हैं या फिर बीच में जो सरकारी लोग होते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं उस पैसे को खा लेते, चुरा लेते, ठीक है। जो मतलब रहता है ना करप्शन कर देते, करप्ट रहते, काफ़ी ज़्यादा करप्ट हमारी, क्योंकि पहले से ही लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कोई बीच में मान लो सर गवर्नमेंट ने मान लो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने मान लो पैसा दिया कोई भी लोकल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने आधा पैसा गायब कर दिया, फिर वो देंगे किसी भी नगर सेवक को, वो उसमें से काफ़ी सारा पैसा गायब कर देगा, तो थोड़े बहुत ही लोगों को रिलीफ मिल पाता है, बहुत मुश्किल से काफ़ी लोगों को रिलीफ मिल पाता है, ठीक है। मतलब ऐसे जो भी पैकेजेस लॉन्च किए जाते हैं, तो बेसिकली कह सकते हो कि ये जो रिलीफ पैकेज लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर्स के लिए कि भैया फार्मर्स की मदद होगी, तो ये करप्ट हमारा जो बेसिकली सिस्टम है, गवर्नमेंट्स का जो सिस्टम है, इसके वजह से ये जो रिलीफ पैकेज है पहुंच ही नहीं पाता लोगों के पास में, जिसकी वजह से उनको कोई मतलब हो ही नहीं पाता, उनको कुछ उनकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली ये सारे कुछ रीजंस है जिसके वजह से हमारे देश के जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है, फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है बेसिकली यहाँ पे हमारा, क्योंकि फर्स्ट जो यूनिट है वो खत्म हो जाता है, तो देखो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अपना सेकंड जो यूनिट है वो शुरू कर देंगे। तो मे बी वो कल या फिर परसों तक आ जाएगी नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है। तो अगर आपको नेक्स्ट यूनिट की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही हमारी नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड हो जाएगी हमारे चैनल पे, आपको उसकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उन वीडियोस को भी आप देख सकोगे। एंड देखो अगर आपको कोई भी लंबे डाउट्स रहते हैं या फिर कोई आपको पर्सनली आपको मतलब लंबे क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछने, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वहाँ पर पूछ सकते हो आप लोग। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर इसका PDF अवेलेबल अभी तक हो गया होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं PDF को स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी नेक्स्ट वीडियो की, तो यहाँ से आप नेक्स्ट जो हमारे यूनिट 2 है उसकी वीडियो को देख सकते हो अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।